तो आज से हम लोग रियल एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और रियल एनालिसिस बेसिकली बीएससी एंड एमएससी मैथमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आता है, जैसे CSIR नेट, गेट, NBHM, TIFR और स्टेट लेवल के जो नेट के इक्विवेलेंट ही होते हैं। ठीक है, लेकिन स्टेट में वैलिड होते हैं तो उनको SET बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्ज़ाम्स में ये कवर होता है। तो ये सभी लोग इन सारे एग्ज़ाम या इन क्लासेस से रिलेटेड जो भी है वो इन चीज़ों को देख सकता है, और इसके अलावा जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट है वो भी देख सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं भी ये सारी वीडियो आउट ऑफ इंटरेस्ट बना रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, नाम से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कई सारी बुक्स आपको मिलेंगी। रियल एनालिसिस या इसी को कुछ बुक्स होंगी वो मैथमेटिकल एनालिसिस के नाम से मिलेंगी। ठीक है, सेम ही बुक हैं, रियल एनालिसिस बोलें या मैथमेटिकल एनालिसिस बोलें, दोनों नाम से आपको बुक्स मिलेंगी। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ बेसिक बातें भी आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, मैथ्स के बारे में हम लोग बात करें। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स को हम लोग साइंस ऑफ पैटर्न्स बोल सकते हैं। ठीक है, पैटर्न्स का साइंस, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना। नेचर में कई सारे तरह के पैटर्न हमको देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग सबसे पहले एरिथमेटिक की बात करें, एरिथमेटिक एंड नंबर थ्योरी, तो आपको पता है इसमें नंबर्स एंड काउंटिंग्स के बारे में, भाई नंबर्स ही नंबर्स चारों तरफ देखने को मिलते हैं, नंबर्स एंड काउंटिंग। सॉरी। दूसरी अगर हम लोग ज्योमेट्री की बात करें, तो ज्योमेट्री में आप जानते हो आपको शेप्स एंड फिगर्स देखने को मिलते हैं। ज़ीरो फिगर देखने को मिलता है, 100 फिगर देखने को मिलता है। कैलकुलस की अगर हम लोग बात करें तो कैलकुलस डील्स विद द मोशन, है ना। जैसे ये कोई कर्व बना हुआ है तो कैलकुलस की मदद से इसके अंडर जो भी एरिया ये लाई कर रहा है ये हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो ये भी एक तरह का पैटर्न है। अगली चीज लॉजिक। लॉजिक में हम लोग रीजनिंग लगाते हैं। अगला है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में चांस के पैटर्न देखने को आपको मिलते हैं। 6 नंबर। टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में आप क्लोजनेस एंड पोजीशन के पैटर्न्स देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक फ्रैक्टल होता है। फ्रैक्टल का मतलब क्या है कि सेल्फ सिमिलैरिटी इन नेचुरल वर्ल्ड।
ठीक है। नेचर में कई तरह के जैसे प्लांट वगैरह देखते हैं तो उसमें आपको कई सारे पैटर्न देखने को मिलते हैं, तो उनको फ्रैक्टल्स बोलते हैं। ठीक है। अब देखो मैथमेटिक्स के दो एस्पेक्ट होते हैं, टू एस्पेक्ट्स। एक तो होता है डूइंग मैथमेटिक्स, एक होता है अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें क्या फ़र्क है? डूइंग मैथमेटिक्स को आप एक तरह से समझ सकते हो कि मैथमेटिक्स का अप्लाइड पार्ट, और अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स को आप समझ सकते हो ये प्योर मैथमेटिक्स। ठीक है, प्योर पार्ट। अब डूइंग मैथमेटिक्स में देखो आपको क्या क्या है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो LPP, कैलकुलस, ठीक है, ODPD, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारे। और प्योर मैथ की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आता है रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है, ये सारे टॉपिक, और इसी तरह से थ्योरम्स ऑफ प्रूफ, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वो रियल एनालिसिस है। तो ये आप जानते हो कि ये प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, अब आप देखो कि ये रियल एनालिसिस को पढ़ने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट हैं आपके लिए। प्री रिक्विजिट क्या क्या है? सबसे पहली चीज़ 11th 12th का कैलकुलस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत पूरी डिटेल में इन डेप्थ आपको JEE लेवल तक का पता हो, बेसिक बातें आपको पता हो, है ना, कि डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कैसे करते हैं, लिमिट कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, ये सारी बेसिक बातें अगर आपको पता है, ये सब पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ सेट थ्योरी, सेट्स के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा इसमें। और नोटेशंस, मैथ्स में बहुत सारे नोटेशंस यूज़ होते हैं, तो इस वजह से नोटेशंस आपको आइडिया होना चाहिए। और आपका माइंड जो है वो लॉजिकल होना चाहिए, है ना, सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये प्योर मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, इन सब पे प्लेलिस्ट भी मैंने अलग से बनाई हुई है, अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो कैलकुलस की अलग से बनी हुई है, सेट थ्योरी अलजेब्रा वाले पार्ट में ही सेट थ्योरी कवर हो गई है, अलग से मैं बना दूंगा ये सारी चीज़ें। और नोटेशन और लॉजिक पे तो हम लोग बात कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ये प्री रिक्विजिट है। अब देखो कैलकुलस और रियल एनालिसिस काफ़ी क्लोज्ड होते हैं भाई। देखो अगर ये कैलकुलस रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये रियल एनालिसिस है। बात समझिए आप, कैलकुलस जो है वो रियल एनालिसिस का ही अप्लाइड पार्ट है। रियल एनालिसिस का अप्लाइड पार्ट क्या है? कैलकुलस। और अप्लाइड पार्ट थोड़ा रिलेटिवली इजी होता है, इस वजह से आपने देखा होगा कि कैलकुलस आपको 11th 12th में ही पढ़ा दी जाती है, लेकिन रियल एनालिसिस मास्टर्स में कराई जाती है ना, या ग्रेजुएशन में कराई जाती है। तो यही इसका मेन रीज़न है। तो कैलकुलस का जो बेस है, जहाँ से कैलकुलस स्टार्ट होती है, वो रियल एनालिसिस। तो हम लोग वो पढ़ने वाले हैं कि कैलकुलस के पापा कौन है। अच्छा, इसके अलावा कई बार लोग ये पूछ सकते हैं कि रियल एनालिसिस पढ़नी क्यों है, वाई?
ठीक है। रियल एनालिसिस का क्या, तो एक तो देखो सबसे पहली बात कि फिलोसफिकल सेटिस्फैक्शन। भाई कैलकुलस में जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, 11 12 से आप पढ़ते हुए चले आ रहे हो, ये क्यों हो रहा है, इसके आंसर्स आपको रियल एनालिसिस में मिलेंगे कि कोई फार्मूला वगैरह ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं कि रियल एनालिसिस में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, क्योंकि देखो सिर्फ रियल एनालिसिस अगर मैं पढ़ाने जाऊँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम पीछे मैंने जो एग्ज़ाम्स और क्लासेस मेंशन की थी उनके लेवल तक ही रियल एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पीएचडी स्कॉलर्स वगैरह तो वो तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में उसमें टॉपिक्स होते हैं ना, तो अभी हम लोग केवल मास्टर्स लेवल तक के टॉपिक कवर करेंगे, और जो रिलेटिवली आजकल जो एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं नेट गेट वगैरह, तो उनमें जो टॉपिक हैं वो सारे हम लोग कवर करेंगे इन डेप्थ। सबसे पहली चीज़ सेट थ्योरी को मैं छोड़ दे रहा हूँ। सेट थ्योरी अलजेब्रा वाले पार्ट में कवर्ड हो चुकी है आपकी, ठीक, तो आप वहाँ से देख सकते हो अगर आपको याद ना हो तो। सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे पॉइंट सेट टोपोलॉजी, ठीक है, ये देखेंगे। दूसरा सीक्वेंसेस, ये हम लोग कवर करेंगे। तीसरे नंबर पे सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, फोर्थ पार्ट इसका हो जाएगा एलिमेंट्री फंक्शंस, देख लेंगे। फिफ्थ नंबर है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, इसमें इस लेवल में आपके सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। डिफरेंशियबिलिटी, देन रीमान इंटीग्रेशन, एट नंबर इम्प्रॉपर इंटीग्रल, नाइन नंबर सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, and 10 number functions of several variable, and 11 नंबर कुछ पार्ट हम लोग इसमें मेजर थ्योरी का जितना रिक्वायर्ड है वो भी देखेंगे। ठीक है, मेजर थ्योरी आपने एमएससी में पढ़ी होगी। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें टॉपिक अगर कुछ मैं जंबल में भी बीच में करूँगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं, मैं अब एक पैटर्न पे अपने हिसाब से चलूँगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है हम लोग नोटेशंस सबसे पहले देख लेते हैं, है ना। तो कहानी इससे पहले स्टार्ट हो तो कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें पहले क्लियर कर लेते हैं। नोटेशंस सबसे पहले देखो, ये नोटेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का।
दूसरा ये z ऐसा बना के ऐसे, ये सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ये से कि कट कर देते हैं स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेस का क्या मतलब है, लीनियर अलजेब्रा में भी डिस्कस करेंगे। सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये सिंबल आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा। क्यू कॉम्प्लीमेंट, ऊपर सी एक छोटा सा लगा है तो उसका मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स आर अपॉन क्यू। आर अपॉन क्यू का मतलब रियल नंबर्स में से क्यू हटा दी जाए, ठीक है। इसका कई बार सेंस में क्या मतलब होता है, माइनस किया जा रहा है, मतलब रियल नंबर्स में से रेशनल नंबर्स हटा दिए तो क्या बचे, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये वाले अपॉन का हर बार आप डिवाइड मत समझना, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, आर में से क्यू हटा दिया, एक तरह से माइनस जैसा यूज हो रहा है। ये हो जाएगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और इन सब में एक अगर आप रिलेशन देखो तो नेचुरल नंबर ये सबसे छोटे हैं, उसके बाद ये सबसेट हो जाएंगे इंटीजर्स के, इंटीजर्स सबसेट हो जाएंगे रेशनल नंबर के, रेशनल नंबर सबसेट हो जाएंगे रियल नंबर के, और रियल नंबर सबसेट हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अल्फा। तो ये सिंबल्स कई जगह यूज़ किए जाएंगे, कौन कौन से अल्फ़ा, इसको बोलते हैं अल्फ़ा, ये होता है बीटा, ये होता है गामा, ठीक है। ये है डेल्टा, आई फॉर आयोटा, इमेजनरी नंबर्स के लिए इसको यूज़ करते हैं। और इस तरह से बना होगा तो ये है एप्सिलॉन या एप्सिलॉन, कुछ लोग एप्सिलॉन बोलते हैं, कुछ लोग एप्सिलॉन बोलते हैं। दिस इज बिलोंग्स टू, this is doesn't belongs to, this symbol is for all या for every, this symbol is there exist, and इसका मतलब है doesn't exist। और यू बना के यहाँ पे एपोस्ट्रोफी ऐसा रख दिया जाए तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट यूनिकली, ठीक है, देयर एग्जिस्ट यूनिकली। ये सिंबल यूज होता है सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस। C not set of all sequence that are convergent
0, ठीक है। इसका मतलब है सेट ऑफ इवेंचुअली 0 सीक्वेंसेस, ठीक है। अब इन सब का मतलब क्या है, अभी तो मैंने इनका मीनिंग बता दिया, आपको काफ़ी सारे समझ आ भी गए होंगे और कुछ में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो जब टॉपिक आएगा तो उसके बीच में उनका मीनिंग आपको समझ में आएगा कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। ये होता है म्यू, ये होता है न्यू, ये है चाई या काई, दिस इज सिग्मा, दिस सिंबल इज ओमेगा, ठीक है। ये लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इनको मैथमेटिक्स में अलग सिंबल के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। दिस इज थीटा एंड दिस इज लैम्डा, ठीक है। इसके बाद है बी डी, इस तरह से ए कॉमा बी ये लिखा हो तो इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल बाउंडेड फंक्शंस ऑन ए टू बी, ठीक है। अब कहीं पे अगर लिखा हो बी वी ए कॉमा बी तो इसका मतलब आप समझोगे सेट ऑफ ऑल बाउंडेड वेरिएशन फंक्शंस ऑन ए कॉमा बी, आर आई ए कॉमा बी means set of all integrable functions on AB, C A comma B means set of all continuous function on A comma B, Cn A comma B set of n times continuously differentiable functions of A comma B and this is mod A, या इसको कार्डिनलिटी ऑफ ए भी बोल देते हैं, ठीक है, अगर ये आप सेट कंसीडर कर रहे हो। और रियल एनालिसिस में ए का मतलब हमारे पास यहाँ पे सेट सही है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। एक ये सिंबल यूज होता है, इसका मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन। इसके लिए एक सिंबल और भी यूज़ करते हैं ये, ठीक है। अब इस सिंबल का मतलब है
इट इम्प्लाइज दैट, और अगर इस तरह से दोनों तरफ लग जाए तो इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई, ये इसका मतलब होता है। या इसी को IFF का मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़, ये भी बोल देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने नोटेशंस देखो सारे देख लिए, ठीक है। जो भी नोटेशंस यूज़ हो रहे थे ये हम लोगों ने देखा, राइट। सिलेबस डिस्कस कर लिया, और रियल एनालिसिस की इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी बेसिक बातें ये सारी आज डिस्कस कर ली, है ना। और अब आगे से हम लोग टॉपिक उठाएंगे अपना बाउंडेडनेस उठा लेते हैं, है ना। तो सिट बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो, ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ऑलराइट, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।